नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार। चलिए बताइए, आप सभी लोग कैसे हैं? हाल चाल अच्छा है? उम्मीद करके चलता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अच्छा, आज के दिन मैं फिजिक्स की एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करने जा रहा हूं जो बेहद इम्पोर्टेंट है क्लास 12 की हिसाब से। मतलब आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के एक नया टॉपिक जो एग्ज़ाम्स में बारंबार बहुत ज़्यादा पूछते रहता है और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो बहुत पढ़ने में आपको आनंद आएगा। तो चलिए हम आज शुरू करेंगे एक नया टॉपिक। किस क्लास की? क्लास 12 की। तो लिख लेंगे भाई, क्लास 12 की कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है EMI। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है एक्चुअली। इससे पहले मैं जानकारी दे दूंगा कि इससे पहले हमने कौन कौन से चैप्टर सीखा है और उस चैप्टर से यह चैप्टर किस तरह से संबंधित है। यदि आप पीछे चैप्टर को सीख चुके हैं तो इस चैप्टर को सीखना बेहद ही सरल हो जाता। तो पहले लिख लेता हूँ, EMI का मतलब क्या है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ लेके चलेंगे, बाइलिंगुअल क्लास एक्चुअली होगा। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। एक्चुअली हमने अभी तक इसके पहले क्लास में या इससे पहले जो चैप्टर था उसमें हमने क्या सीखा था, MEC के बारे में, जिसको बोलते थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ओरेस्टेड। ओरेस्टेड ने बताया था क्या कि भाई देखो, जब किसी भी कॉइल से या किसी भी कंडक्टिंग वायर से, धारावाही चालक से यदि विद्युत धारा बहती है तो इस चालक के आसपास एक फील्ड उत्पन्न हो जाता है जिसे नाम देते हैं चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड नाम दिया जाता है। तो मैंने बोला कि देखो, या फिर ये भी देखा था कि भाई चुंबकीय क्षेत्र या तो किसी चालक में बहती धारा के कारण से उत्पन्न होता है या फिर यदि कोई आवेशित कण मूव कर रहा है ना, तो आवेशित कण के मूव करने से करंट उत्पन्न हो जाएगा और करंट से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मतलब आवेशित कणों के गति के कारण भी क्या उत्पन्न होता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो लेकिन इस चैप्टर में अब अध्ययन करेंगे। पहले तो हमने जाना कि देखो भाई, विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारा उत्पन्न हो जाए? इस पर एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे, नाम था उनका माइकल फैराडे। उन्होंने अपना प्रयोग को दिखाया, बहुत संघर्ष किया लंबे समय तक, 10 साल 15 साल तक, और फाइनली बताया कि देखो, जिस तरह से विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता, ठीक उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी विद्युत धारा उत्पन्न किया जा सकता, जिसे हम क्या बोलते हैं ना, इसी को बोल देते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और चुंबकीय क्षेत्र की वजह से नहीं, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की वजह से। तो बोला जाता है कि भाई, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण जब किसी चालक में या जब किसी कुंडली से धारा प्रवाहित होने लग जाती है, किसकी वजह से? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने की वजह से, इसी घटना को क्या नाम बोल देते हैं अपन? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। एक्चुअली ध्यान देने वाली बात है, धारा उत्पन्न होने से पहले तो क्या उत्पन्न होता है? उस कुंडली या चालक तार के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल भी बोलते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है। तो सिंपल सा बात बोलेंगे कि भाई, प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी भी कुंडली के अंदर होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह को क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोला जाता है। चूंकि ये धारा उत्पन्न होता है वो प्रेरण की वजह से होता है। आगे मैं सिखाने की प्रयास करूंगा कि प्रेरण का क्या मतलब है, वो विद्युत और चुंबक के बीच प्रेरण का क्या मतलब है।
तो प्रेरण का मतलब होता है कि भाई एक विद्युत मतलब एक कुंडली और चुंबक के बीच गति कराने की जो टर्मिनोलॉजी है, प्रोसेस है, कह सकते हैं इसी को प्रेरण नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? प्रेरण नाम देते हैं। लेकिन देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना जानने से पहले जानना पड़ता है हमें कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, कि एक्चुअली प्रेरण में होता क्या है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता और चुंबकीय क्षेत्र की वजह से चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता। दुनिया के किसी भी फील्ड जो प्रवाह करता, जैसे चुंबकीय क्षेत्र भी प्रवाह करता, इसी तरह हमने पिछले दिनों पढ़ा था या पिछले जो लेक्चर्स में अपन पढ़ चुके हैं किसके बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो विद्युत क्षेत्र भी फ्लो करता, जिसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं, उसके कारण भी विद्युतीय फ्लक्स उत्पन्न होता। तो सबसे पहले आज जानने की कोशिश करेंगे कि भाई विद्युत फ्लक्स के बारे में जान चुके हैं, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में जानेंगे। और जब अपन चुंबकीय फ्लक्स के डिटेल्स अध्ययन कर लेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से किसी कॉइल में चुंबकीय क्षेत्र को लिंक होने की वजह से, या फिर यह भी बोला जाता है कि चुंबकीय फ्लक्स को लिंक होने की वजह से, आबद्ध होने की वजह से कुंडली में किस तरह से विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, जो कि प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है। तो आज हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कौन सी बात, 1 मिनट मिटा देते हैं, टॉपिक जरूर लिख लीजिएगा आप लोग। नाम है चुंबकीय फ्लक्स। क्या नाम है? चुंबकीय फ्लक्स, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ध्यान दीजिएगा। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। देखिए, वो सारा चीज जिसमें बहाव का गुण होता है, जो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होती है। फ्लक्स का मतलब होता है बहने वाले सारे चीज के लिए क्या डिफाइंड हो जाता है? फ्लक्स डिफाइंड हो जाता है। तो इसको हिंदी में नाम क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। एक्चुअल में इसका जो परिभाषा बोला जाता है ना कि भाई जब कोई तल ना चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल के लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही एक्चुअली क्या कहलाता है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। तो मान के चलिए, देखो भाई, एक तल है जो किस में रखा हुआ है? चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। मान के चलिए इस तल का मैं नाम देता हूं ABCD। इस तल के लंबवत जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेगा, उनके संख्या को ही क्या बोलेंगे? चुंबकीय फ्लक्स बोलेंगे। तो मान के चलिए चुंबकीय क्षेत्र ऐसे गुजर रहा। अच्छा, ये तल है, देखो तल के लंबवत इसलिए बोला कि तल के लंबवत ही एक्चुअली एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है। किसी भी तल के जो, कौन सा सदिश इसको बोलते हैं हिंदी में? हाँ, क्षेत्रफल सदिश उस तल के लंबवत होता है। और मैंने बोला कि देखो चुंबकीय क्षेत्र भी तल के क्या है? लंबवत है। तो दोनों का बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। जब दोनों का बीच का एंगल 0 डिग्री तो फ्लक्स हम आसानी से डिफाइंड कर सकते। आगे हम जानेंगे कि फ्लक्स एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट हो जाता है किसका? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का। तो ऐसे बोला जाता है कि भाई किसी तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संख्या क्या कहलाता है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। इसे फाई से सूचित किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे फ्लक्स लिखाएगा, क्या लिखाएगा? फ्लक्स लिखाएगा। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से सूचित किया जाता है। चूंकि चुंबकीय इसलिए फाई बी ज़्यादा बेहतर रहेगा डिनोट करने की तरीका में। तो अपन फाई बी क्या बोलते हैं? ध्यान दो, फाई बी एक्चुअली फार्मूला क्या हो जाता है? B × A। लेकिन ए फार्मूला तब होगा जब चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ सतह के लंबवत गुजर रहा हो। कैसा गुजर रहा? लंबवत। तो भाई देखो, ये पृष्ठ सतह, इसकी एरिया क्या होगा इस डायरेक्शन में? क्योंकि एरिया हमेशा तल के लंबवत होता और चुंबकीय क्षेत्र भी लंबवत गुजर रहा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। जब 0 डिग्री हो जाएगा तो डायरेक्टली दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या मिल जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स मिल जाएगा।
लेकिन ऐसा हर स्थिति में नहीं हो सकता। कभी कभी हो सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र एवं एरिया वेक्टर कुछ न कुछ एंगल पर झुका हुआ। इन दैट केस मान के चलिए, देखो ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात है। अब मैंने माना कि देखो भाई ऐसे तो जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इसका जो एरिया है ना इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, तो पहले से डिनोट कर दिया कि इस तल का जो एरिया है ना इस डायरेक्शन में दिया। दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो अब हमें फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड को एरिया के डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा। तो इधर कंपोनेंट अपन लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा। इन दैट केस इस स्थिति में जब फाइव बी निकालेंगे तो बी कॉस थीटा में किससे गुना कर देंगे, ए से गुना कर देंगे। तो क्या निकल के आ जाएगा, बी कॉस थीटा इंटू ए। इसको देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, ए बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। समझने वाली बात है। आप फीलिंग करिए, क्या ए बी कॉस थीटा कहीं दिख रहा है कि डॉट प्रोडक्ट जैसा चीज़ है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हम कॉस थीटा लेते थे। तो यहाँ से एक्चुअल पता चलता है कि देखो यदि चुंबकीय क्षेत्र और एरिया कुछ न कुछ एंगल पर हो जाता है ना, तो यहाँ से एक्चुअल पता चलता है कि फ्लक्स का एक्चुअल में डिफिनेशन क्या आएगा। तो एक्चुअली फ्लक्स इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो कहा जाता है कि भाई चुंबकीय क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। चूंकि यह डॉट प्रोडक्ट से आया है, किससे आया है, डॉट प्रोडक्ट से। ध्यान दोगे, इसको क्या लिखेंगे, ए डॉट बी वेक्टर, जहाँ पे ए एरिया है और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पर इस बात को मैं लिख देता हूँ कि फाई ऑफ बी क्या निकल कर आएगा। अच्छा, इसको बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, आगे एक्सप्लेन करूंगा। ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों आपस में होता बराबर ही है, जहां पर बी क्या है, एक्चुअली बी है चुंबकीय क्षेत्र और एक्चुअली ए क्या है, तो बोल सकता हूं कि ए जो है ना वो है क्षेत्रफल किसी भी तल का। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ ए बी एक सी डी एक तल है, इस तल का क्षेत्रफल है। डॉट प्रोडक्ट अपन ओपन भी करना जानते हैं, तो ऊपर मिटाता हूँ एक्चुअल में। तो देखिए क्या निकल कर आएगा, दैट इज फाई ऑफ बी बराबर आएगा बी ए कॉस ऑफ थीटा। ये जो थीटा है ना वही क्या होता है, बी और बोल सकते हैं बी एंड ए के बीच का कोण। बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, ए का मतलब क्षेत्रफल। एक्चुअल डिफरेंशन किसका है, फ्लक्स का। मतलब कहने वाली बात क्या है कि देखो फ्लक्स केवल तभी आ पाएगा जब बी और ए के बीच का एंगल कितना हो जाए, 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 क्या हो जाता है, 1। लेकिन गलती से कभी भी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। इन दैट केस फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगी। तो ध्यान देने वाली बात है। तो 2-3 सिचुएशन बोला जा सकता है कि भाई देखो दोनों के बीच का एंगल, पहली बात तो क्या हो जाए, 0 हो जाए। दूसरी बात तो क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तीसरी बात तो क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। और कोई रैंडम सा एंगल 60 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री कोई भी दे दे और उसका वैल्यू पता है, फिर भी फ्लक्स आसानी से निकाला जा सकता है। तो 3 केस अपन डील करने की कोशिश करेंगे, जो कि स्पेशल केस कहलाता है। बस देखो पहला केस क्या ले सकते हैं, देखो जरा ध्यान से। पहला केस यदि थीटा कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, तो इस केस में हम निकाल सकता हूँ कि फ्लक्स कितना आएगा। ये होता है बी ए कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ 0 डिग्री जो कि कितने के बराबर, बी इंटू ए के बराबर। तो यदि थीटा 0 डिग्री है तो डायरेक्टली चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्रफल से गुना कर देंगे तो फ्लक्स निकल कर आ जाएगा। दूसरा सिचुएशन हो सकता है थीटा 90 डिग्री से। डायग्राम के द्वारा देखें तो ये किस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है।
भाई इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है और इसकी एरिया भी इसी डायरेक्शन में दे रखा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो फ्लक्स निकल के आएगा बी इंटू ए। 90 डिग्री का मतलब समझ आइए, 90 डिग्री का मतलब कुछ ही हो गया, ऐसा तल है और मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है, ऐसे, और एक्चुअली इसके लंबवत क्या है, एरिया, क्योंकि तल अब ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है, लेकिन एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ हो जाएगा तो एरिया वेक्टर ही हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। इस स्थिति में लिख सकता हूँ कि 5b क्या हो जाएगा, तो ये होता है एक्चुअली बी ए कॉस ऑफ 90 डिग्री हो जाएगा, तो आंसर कितना निकल कर आएगा, 0 डिग्री। एक और सिचुएशन हो सकता है इसी सिचुएशन में कि देखो भाई एरिया वेक्टर तो तल के लंबवत होता, तो तल के लंबवत मान के चलिए ऐसा एक तल दे रखा है, तल के लंबवत ये भी हो सकता और तल के लंबवत ये भी हो सकता, तो मैग्नेटिक फील्ड उधर है और तल एरिया इधर है, तो दोनों का बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। जैसे बुक के माध्यम से दिखाने का कोशिश मैं कर सकता हूँ, देखिए ज़रा ध्यान से कौन कौन सिचुएशन हो सकता। पहली बात तो एक तल है ना ऐसे रखा हुआ है, दिखाई दे रहा सभी को, और दे रखा है कि देखो भाई ध्यान से, इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, ये जो दिखाई दे रहा है इस डायरेक्शन में, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा तो दोनों का बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। वो सिचुएशन सेकेंड है। इस सिचुएशन को देखो, पहला सिचुएशन कुछ इस डायरेक्शन में दे रखा, मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, इस तल का एरिया भी इसी डायरेक्शन में, दोनों का बीच का एंगल 0 डिग्री निकल कर आया, तो बोल सकता हूँ कि बी इंटू ए हो जाए। लेकिन ये भी हो सकता है, देखो एरिया तो तल के लंबवत होता है, चाहे इस डायरेक्शन में भी हो सकता है चाहे तो इस डायरेक्शन में। अभी मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए किस डायरेक्शन में, लेकिन एरिया क्या है इस डायरेक्शन में, तो दोनों का बीच का एंगल कितना हो गई, 180 डिग्री। इस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव निकल कर आ जाएगा। तो तीसरा केस अपन ले सकते हैं, क्या हो जाए, ध्यान दीजिएगा इधर, तो ऐसा हो सकता है कि देखो भाई जरा मेरे, मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में बी फैक्टर, और इस तल की जो एरिया है ना इस डायरेक्शन में ए फैक्टर, तो यहाँ से भी हालांकि फ्लक्स निकालूंगा फाई ऑफ बी, जो कितना निकल कर आएगा, बी ए कॉस ऑफ थीटा। अच्छा थीटा इस केस में कितना डिग्री है, 180 डिग्री, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि बी ए कॉस ऑफ 180 डिग्री, ये तो निगेटिव होता है, -1 होता है, तो कितना निकल कर आएगा, -b इंटू ए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो फ्लक्स है ना वो कैसे डिफाइंड हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट से, और डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं अदिश गुणनफल। तो फ्लक्स कैसा राशि पूछा जाएगा, फ्लक्स किस तरह के राशि होता है, तो एक अदिश राशि होता है। इसका एसआई मात्रक भी पूछा जा सकता है, तो फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो वेबर होता है, क्या होता है, तो लिख लीजिए कि जो फ्लक्स फाई बी का जो एसआई मात्रक है ना वो क्या होता है, वेबर होता है, वेबर। अच्छा इसका सीजीएस मात्रक भी पूछा जा सकता है कि फ्लक्स का सीजीएस मात्रक क्या होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, फाई ऑफ बी, इसका जो सीजीएस मात्रक होता है ना वो मैक्सवेल होता है, क्या होता है, मैक्सवेल। बहुत अच्छा सा रिजल्ट है।
मैंने शायद बताया होगा कि एसआई मात्रक सीजीएस मात्रक ध्यान रखेंगे मैक्सवेल होता है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि एक वेबर में कितना मैक्सवेल होता है। तो एक जो वेबर होता है ना, वेबर को WeB से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक वेबर में 10 के पावर 8 मैक्सवेल होता है, ये भी रिलेशन याद रखेंगे। तो इसका एसआई मात्रक तो वेबर होगा और सीजीएस मात्रक मैक्सवेल। एक वेबर में 10 के पावर 8 मैक्सवेल होता है। कितना होता है? 10 के पावर 8 मैक्सवेल। एसआई मात्रक को और अलग अलग फॉर्म में लिखा भी जा सकता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि देखो एक चीज़ और, एक बार फोर्स का फार्मूला क्या निकल कर आया था। फोर्स का फार्मूला पहले मैंने सिखाया था I/B/L। यहाँ से भी क्या निकाल सकते हैं अपन, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं निकल कर क्या आएगा। B बराबर आएगा दैट इज F बटा में IL। इसका मात्रक लिखने की कोशिश करूँगा तो न्यूटन बटा में I एम्पियर, और ये होता है मीटर। अभी तो फार्मूला जाने कि फ्लक्स क्या होता है, B/A के बराबर होता है। फ्लक्स यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्लक्स का जो मात्रक लिखेंगे B/A, B वहाँ से निकल के क्या आया, न्यूटन एम्पियर मीटर। अब एरिया जानते हैं मीटर स्क्वायर, तो ये भी हो सकता है न्यूटन, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो गया, बटा एम्पियर इंटू मीटर। देखो सही लिखा हूँ क्या, बिल्कुल। B होता है न्यूटन बटा एम्पियर मीटर, ये भी लिखा जा सकता है। अच्छा, B/A, B को टेस्ला भी बोल सकते हैं, तो इसका ऐसा मात्रक टेस्ला मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। देखो अलग अलग मात्रक निकल के आ रहा है। पहला वेबर हो सकता है, दूसरा न्यूटन एम्पियर न्यूटन मीटर बटा एम्पियर, तीसरा टेस्ला मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। ये सब ऐसा ही मात्रक है। सीजीएस मात्रक किसका क्या होता है, मैक्सवेल। एक चीज़ और ध्यान देंगे, एक वेबर में 10 के पावर 8 मैक्सवेल होता है। कभी कभी पूछा जा सकता है कि एक वेबर में कितना मैक्सवेल, तो 10 के पावर 8 मैक्सवेल होता है। इतना बात को लिख लीजिए। इसके बाद में सवाल इससे संबंधित फ्लक्स कैसे निकालेंगे, इससे रिलेटेड मैं सवाल 1-2 करवा देता हूँ। फिर हम जानेंगे कि भाई देखो किस तरह से फ्लक्स की वजह से क्या उत्पन्न होता है, विद्युत धारा, जिसको हम प्रतिवर्ती विद्युत धारा बोलते हैं, जो कि बेसिकली फैराडे नाम के वैज्ञानिक ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान ऐसा बता चुका था कि प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र की वजह से कुंडली के अंदर क्या उत्पन्न हो जाती है, विद्युत धारा, जिसे हम प्रेरित विद्युत धारा बोलते हैं। और कुंडली के 2 सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसको प्रेरित विद्युत वाहक बल बोला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उत्पन्न जो होता है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, इसके बाद ही प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो पहले क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। मतलब उसको एक बंद लूप कर दिया जाए तो धारा भी उत्पन्न होने लग जाएगा, है ना, जो कि किसने बताया था, माइकल फैराडे ने। तो माइकल फैराडे का भी एक्सपेरिमेंट जानने की आज प्रयास करेंगे। बहरहाल इससे संबंधित छोटी सी सवाल करूंगा अपन। तो चलिए इसको मिटाते हैं और सवाल आज करते हैं। तो कभी कभी देखो डॉट प्रोडक्ट से ही उत्पन्न निकल के आ रहा है, फ्लक्स निकल के आ रहा है, किसकी वजह से, डॉट प्रोडक्ट की वजह से। चलिए तो सवाल करना पड़ेगा अपन को। दे दिया कि देखो भाई मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल 2i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप, और जो एरिया वेक्टर दे रखा है ना वो दे रखा है 4i कैप प्लस 6j कैप
प्लस 3k कैप। और आपसे पूछा गया कि आप क्या निकाल दो, फ्लक्स निकाल दो। तो फ्लक्स का फार्मूला अपन जानते क्या है, तब बी डॉट ए फैक्टर। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो देखते हैं 2i कैप माइनस जे कैप प्लस ऑफ 8 कैप। डॉट किसके साथ करना है, 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट हमने सिखाया था आपको, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ किया जाता है, बाकी सब खत्म। तो 2 को 4 से करेंगे तो 4 दूनी कितना आएगा 8, -1 को 6 से तो -6, 8 को 3 से तो कितना आएगा 24। अच्छा देख लेते हैं, 8 में से 6 गया 2, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। क्या वेबर, इसको WEB भी बोला जा सकता है, इतना वेबर निकल कर आएगा। तो इस तरह से डॉट प्रोडक्ट यदि बी और ए के बीच कोई वेक्टर फॉर्म में दिया है तो उसका डॉट प्रोडक्ट करके क्या निकाल लेंगे, फ्लक्स निकाल लेंगे। कभी कभी मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिया रहता है, वैसे भी सवाल कर लेते हैं ताकि आपको किसी भी फॉर्म में दिया जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं पड़े। जैसे ऐसे बोला जा सकता है कि देखो भाई क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ, बी वेक्टर बराबर दे रखा 4 टेस्ला और किसी जिससे मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है उसकी एरिया दे रखा है कितना, मान लेता हूँ 8 मीटर स्क्वायर, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, वो दे रखा है लेट से अपन मान लेता हूँ 45 डिग्री। तब पूछा जाएगा कि क्या निकालो, फ्लक्स निकालो। फिर भी निकाला जा सकता है क्योंकि हम जानते हैं फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, यहाँ पर बी ए मैग्नीट्यूड दे ही रखा है तो आसानी से अपन निकाल सकते हैं। चलिए इसको मिटाता हूँ और अब देखता हूँ कि कैसे निकलेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अपन क्या जानते हैं कि देखो 5b क्या निकल कर आता है, ये फार्मूला होता है बी ए कॉस ऑफ थीटा। बी कितना है 4, ए कितना है 8, कॉस ऑफ 45 डिग्री तो जगह 32, इसका वैल्यू होता 1/√2। आंसर क्या निकल के आएगा 32/√2। और भी लिख सकते हैं, रेशनलाइज कर दूं तो 30√2/2 कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा 16√2। इतना क्या वेपर। तो इस तरह से भी निकाला जा सकता है, या तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में या फिर वेक्टर के फॉर्म में, दोनों फॉर्म में दिया रहेगा तो आसानी से सवाल अपन सोल्व कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको फ्लक्स कैसे निकाल लेंगे समझ में आ गया होगा। 2 ही तरीका है फ्लक्स जानने का। अब हम जानेंगे एक्चुअली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का एक्चुअली बताया किसने था, माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने। उन्होंने बताया कि जिस तरह से देखो ओरेस्टेड का इन्होंने विपरीत काम किया। जैसे ओरेस्टेड ने क्या किया था, वो बताया था इस बात को कि जब किसी भी कुंडली से विद्युत धारा बहती है ना तो उसके इर्द गिर्द क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो बोला कि देखो हम ऐसा भी तो कर सकते ना कि देखो विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न होना संभव नहीं है। इस पर उन्होंने बड़ा विचार विमर्श किया, बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक प्रयोग किया और फाइनली इस निष्कर्ष पर पहुंच ही गया कि ये भी हो सकता है। इसका मतलब धारा से चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र से भी धारा उत्पन्न किया जाता है, मतलब उसका विपरीत काम भी किया जा सकता है। तो बोला कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, तो बोला जाता है कि प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली से उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोला जाता है। और जो धारा उत्पन्न होता है उसी को नाम क्या दे देंगे अपन, प्रेरित विद्युत धारा। और जो कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो मेरे ख्याल से आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण का छोटी सी डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। बहरहाल जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया क्या और उस एक्सपेरिमेंट से क्या निष्कर्ष निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी जानने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे। वरना आज नहीं हो पाएगा तो कल इसके बारे में ये भी जानेंगे आगे, यदि पूरा नहीं हो पाता कि फैराडे ने
चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से संबंधित कौन कौन से नियम दिए। भाई विद्युत धारा तो उत्पन्न हुआ, लेकिन विद्युत धारा कितने अमाउंट में उत्पन्न होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस तो हुआ विद्युत वाहक बल, लेकिन ईएमएफ का अमाउंट कितना होगा, कितनी मात्रा में उत्पन्न होगा, वो सारा चीज़ हम आगे धीरे धीरे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो पहले आज हम जानते हैं कि माइकल फैराडे का प्रयोग क्या है, इन्होंने प्रयोग में क्या क्या किया। तो देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं और इनकी प्रयोग को थोड़ा बहुत समझने की आज प्रयास करते हैं। चलिए, इन्होंने क्या किया, एक प्रयोग में एक्चुअली एक कुंडली को लिया। कुंडली सिंपल देखो, तार को ही कुंडली बोला जाता है। बस तार को यदि लपेट दिया जाए ना तो लिपटी हुई तार ही क्या कहलाती है, कुंडली कहलाती है। जैसे डायग्राम के द्वारा मैं दिखा देता हूँ कि भाई कुंडली का मतलब क्या है। भाई कुंडली कुंडली 10 बार बोल रहे हैं, भाई कुंडली होता क्या है। तो कुंडली का मतलब सिंपल एक लिपटी हुई तार ही क्या कहलाता है, कुंडली कहलाता है। तो देखो ये तार दिख रहा है, ये बहुत सारा लिपटा हुआ है, इस फॉर्म के रूप में एक रिंग के फॉर्म में बोल सकते हैं। इसी को बोल देते हैं कुंडली। क्या बोलते हैं, कुंडली। तो भाई फैराडे ने जब प्रयोग किया, लिख लेते हैं टॉपिक क्या है भाई, फैराडे का प्रयोग। क्या है, फैराडे का प्रयोग। जानते हैं कि फैराडे ने प्रयोग में क्या किया। तो भाई इन्होंने कुंडली को लिया और कुंडली को एक धारा मापी यंत्र से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, धारा मापी यंत्र से। और साथ ही साथ इसके साथ एक चुंबक ले लिया। क्या लिया, चुंबक, क्योंकि चुंबक के वजह से ही तो क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता। धारा मापी यंत्र में इन्होंने किसको लिया, गैल्वेनोमीटर के लिया। आगे समझाने की कोशिश करूंगा कि गैल्वेनोमीटर को ही क्यों लिया, आमीटर को क्यों नहीं लिया। आमीटर और गैल्वेनोमीटर में डिफरेंस थोड़ा सा का अंतर होता, क्योंकि जो अमीटर होता है ना बड़ी मात्रा में करंट को मेजर करता, मतलब उतना सेंसिटिव नहीं होता, लो सेंसिटिव होता। जबकि गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो हाईली सेंसिटिव होता है। हाईली सेंसिटिव का मतलब इससे बहुत कम अमाउंट में भी करंट यदि पास कर गया ना तो इतना संवेदनशील होता है कि पता कर लेता है कि इससे कुछ ना कुछ करंट निकल कर आए। तो इसका मतलब क्या कि प्रेरण से थोड़ी सी भी धारा बहे तो ये बता देगा कि हाँ भाई धारा तो उत्पन्न हुआ है। और कैसे बताएगा, इस गैल्वेनोमीटर में डेविएशन की वजह से। तो गैल्वेनोमीटर एक्चुअली क्या होता है, इसमें एक नीडल्स लगा रहता है। क्या लगा रहता है, नीडल्स, जो इंडिकेट करता है विद्युत। इस नीडल्स में कुछ ना कुछ मार्क किया हुआ रहता है करंट को, है ना। जैसे यहाँ पे 0 है, इधर मान ली कि 1 2 3 है, इधर भी 1 2 3 है। डायरेक्शन है, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर की नीडल बिल्कुल 0 पर है, इसका मतलब इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा। तो प्रयोग में इन्होंने क्या किया, एक कुंडली को लिया जो धारा मापी यंत्र से जोड़ दिया और इसके साथ क्या रखा, चुंबक रखा। चुंबक में 2 पोल होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। आप लोग चीज़ के मैं बता रखा हूँ कि नॉर्थ पोल से ही तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस होता है, नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ। तो बताओ, अलग अलग कंडीशन इन्होंने माना। पहला कंडीशन माना कि बताओ इनिशियली किस पे है भाई, स्थिर है। कैसा है, स्थिर है। तो देखा गया कि देखो भाई यदि चुंबक स्थिर है तो इसका मतलब कुंडली से जो भी विद्युतीय बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं गमन करेगा वो फिक्स अमाउंट में करेगा। इसका मतलब मान लीजिए 4 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र गमन कर रहा है तो हर समय 4 टेस्ला का ही करेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी के वजह से गैल्वेनोमीटर में भी किसी तरह का विक्षेपण नहीं देखने को मिलता। मैंने कहा गया कि देखो भाई यदि चुंबक को स्थिर रखोगे तो किसी भी प्रकार के विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन इसी स्थिति में मैं क्या करता हूँ, पहले स्थिति समझ में आ गया, इसको मिटा देता हूँ। दूसरा स्थिति में इन्होंने क्या बोला कि अब कुछ न कुछ क्या करो, इस चुंबक को भी वेग से गति करा दो। क्या करा दो, गति करा दो। तो ध्यान दो, जैसे ही चुंबक पास आएगा तो क्या चुंबकीय बल रेखा इससे ज़्यादा गुजरेगा, बिल्कुल ज़्यादा गुजरेगा। पास आएगा तो कुंडली से जो लिंक फ्लक्स है, लिंक विद्युतीय क्षेत्र है, वो ज़्यादा गुजरेगा। इसका मतलब शुरू में कम गुजर रहा था, अब ज़्यादा, जैसे जैसे पास उतना ही ज़्यादा। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र पहले कम अब ज़्यादा फिर ज़्यादा। इसका मतलब क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ना बदल रहा है। क्या है, बदल रहा है।
और चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं में बदलने की वजह से ही इसमें विचलन उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? विचलन। तो विचलन उत्पन्न हो जाएगा तो कुछ न कुछ इस डायरेक्शन में डेविएट हो गया, लेट से राइट डायरेक्शन में डेविएट होगा, तो करंट भी इस डायरेक्शन में चलने लगा। तो बोला जाता है कि देखो भाई, जब चुंबक को कुंडली के नज़दीक लेकर आते हैं ना, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है कुंडली से लिंक होने वाले, जिसके वजह से गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण उत्पन्न हो जाता है, अर्थात कुंडली से धारा उत्पन्न हो जाती है। तीसरा केस इन्होंने बताया कि अभी तो मैंने पास लेके आ रहा था, अब की बार क्या करो, इसको कोई भी वेग से दूर लेकर जाओ। क्या लेकर जाओ? दूर लेकर जाओ। अच्छा, दूर लेकर जाने से भी क्या होगा? इनिशियली ये जब नज़दीक होगा तो कुछ ना कुछ इससे फ्लक्स लिंक होगा, चुंबकीय बल रेखा इससे पास हो रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएगा तो अभी बल रेखाओं की संख्या क्या होने लग जाएगी? कम। बदल तो अभी भी रही है, भले कम हो रहा है लेकिन बदल तो रहा है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास होने से कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होने के कारण कुंडली से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ये जानने वाली बात है। तो इसका मतलब पहले ज़्यादा था, जैसे जैसे दूर जा रहा तो चुंबकीय बल रेखाएं कम होती चली जाएगी और कुंडली से अभी भी विक्षेपण उत्पन्न हो जाएगा, मतलब कुंडली से धारा उत्पन्न हो जाएगा, मतलब गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण देखने को मिलेगा। और अब की बार डायरेक्शन भी करंट का क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो ये 3 सिचुएशन है, इन्होंने इस 3 सिचुएशन को अपने प्रयोग में लिया और हर सिचुएशन का निष्कर्ष निकाला। तो बोला कि देखो, पहला सिचुएशन में जब चुंबक स्थिर था तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण नहीं हो रहा था, अर्थात कुंडली से प्रवाहित धारा का मान 0 था। दूसरा, इन्होंने देखा कि जब चुंबक को कुंडली के नज़दीक लेकर जा रहे थे तो चुंबकीय बल रेखाएं अब परिवर्तन हो रहा था, तो विक्षेपण एक्चुअली राइट डायरेक्शन में उत्पन्न हो रहा था और कुंडली से विद्युत धारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रहा था। तीसरा, जब इसको दूर लेके जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे स्थिति में विक्षेपण हुआ लेकिन अब लेफ्ट डायरेक्शन में हुआ और अभी भी कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा उत्पन्न हो गया। इसका मतलब उन्होंने बोला कि देखो, धारा तभी उत्पन्न होता है जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होता है। तो आगे चलकर इन्होंने निष्कर्ष भी निकाला कि भाई फैराडे एक्सपेरिमेंट का निष्कर्ष क्या? निष्कर्ष का मतलब प्रेरणा देना था कि भाई धारा उत्पन्न हुआ तो कैसे हुआ? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के नहीं कारण प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कारण उत्पन्न होता है। मतलब जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बदलने लग जाती है, उसमें बदलाव की वजह से विद्युत धारा उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और कुंडली के सिरों के बीच जो उत्पन्न विद्युतवाहक बल होता है या विभवांतर होता है, वही क्या कहलाता है? प्रेरित विद्युतवाहक बल कहलाता। तो आज के दिन में इतनी ही बातों को करूँगा, बिल्कुल थ्योरेटिकली पार्ट था, समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। अच्छा, ये काम करते हैं, फिर इसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे। बहरहाल आप काम करेंगे, जिन बच्चों को चीज़ों अच्छे समझ में आ रहा होगा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करने की कोशिश करेंगे, पेरेंट्स से भी शेयर करने की कोशिश करेंगे और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। चलिए, तब तक के लिए मैं आज की कहानी को ख़त्म करता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय रहेगा सभी को, टाटा, धन्यवाद।